नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, हम लोगों ने आप लोगों की डिमांड पे फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर दिया और उसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है रिगार्डिंग आपको कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है और कैसी कंपनी में इन्वेस्टेड बने रहना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किस कंपनी में स्टे इन्वेस्टेड रहना है, उसको जानने के लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, क्योंकि हम लोग काफ़ी रिफाइंड इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली देते रहते हैं। प्लस अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो भी आपको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर एजुकेटिव वीडियोस ऑन डेली बेसिस मिलते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल जस्ट बिगिन। तो भाई, जिस बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से आप लोग को समझाया जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल ले मैन तरीके के एज अ नॉर्मल इंसान ले मैन टर्म्स में आपको समझाऊंगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, उसके प्रो टिप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप सीखने वाले हो। दोस्तों, पहली बात तो ROI का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड रिटर्न ऑन एसेट इज द फुल फॉर्म। अब इस वीडियो में हम लोग सीखने क्या वाले हैं कि भाई ROI होता क्या है, इसके बीच में छुपा हुआ जो सच होता है आपको पता होना चाहिए। ROI क्या होता है, कैसे कंपनीज अपने फैक्ट्स को हाइड कर लेती हैं हर एक क्वार्टर के रिजल्ट में, छोटे से डेटा को मैन्युपुलेट करके वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसमें कौन कौन से डेटा को देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कितना ROI अच्छा होता है, कितना ROI शुड बी कंसिडर्ड गुड। रियल लाइफ एग्जांपल से पता करेंगे कैसे हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी कंपनी का ROI और कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले जानेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रिटर्न ऑन कॉस्ट भी कहा जाता है। सबसे पहली चीज तो ये बताना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा पर ईयर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो मेरी फंडामेंटल एनालिसिस होती है उसमें मैं बताता हूँ कि इसने 1 लाख को बनाया है, 1,30,000 ऐसे बताता हूँ ना, तो उसका इसमें जो 1 लाख को बनाया है, 1 लाख को बनाया 1,30,000, ये मेरा लेमैन टर्म्स में कहने का तरीका होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। इसी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि 1 लाख लगाया बन गया 1,30,000, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। अब आती है बात, क्या ये हम लोग म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, रियल एस्टेट, बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट के में एप्लीकेबल है? सब में एप्लीकेबल होता है ये कॉन्सेप्ट। कैसे होता है ये भी समझाऊंगा और ROI कितना अच्छा होता है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले तो समझते हैं कितना हम लोग को ROI निकालते कैसे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट तो बताऊंगा ही। पहले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि कितना कैपिटल आपने लगाने के बाद कितना कैपिटल रिसीव किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सपोज 1.3 लाख रिसीव किया और आपने लगाया था 1 लाख, तो इसका जो परसेंटेज आया वो हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 30%। अब ये स्टॉक्स में भी होता है, ये म्यूचुअल फंड्स में भी होता है, FDs में, जैसे कहते हैं ना FD में 5% का रिटर्न है, तो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 5%। भाई ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी चीज। PF में होता है 7 से 8%, स्टॉक्स में हम लोग कहते हैं 12 से 15%, बल्कि स्टॉक्स में तो 15% प्लस होता है, म्यूचुअल फंड में हम लोग कहते हैं 10 से 12%। तो ये होता है ब्रॉड क्राइटेरिया ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एसेट्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कितनी ROI को बेहतर समझा जाए, कितनी ROI को समझा जाए कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको 2 बिजनेस के मॉडल दे रहा हूं, एक है डेयरी का बिजनेस और एक है सॉफ्टवेयर का बिजनेस। आपको मालूम होना चाहिए कि डेयरी का बिजनेस एसेट हेवी बिजनेस होता है, उसमें क्या होता है, आपको रिटर्न कम मिलते हैं। क्यों, उसको समझ लेते हैं पहली चीज तो, क्योंकि मैं यहीं से ROI की शुरुआत कर चुका हूं, इसलिए आपको ये स्लाइड समझना बहुत जरूरी है। तो भाई देखो, अगर डेयरी का बिजनेस है, एसेट हैवी बिजनेस होता है, 1 करोड़ रुपए का मान लो उसमें आपने कैपिटल लगाया। कैपिटल लगाया मतलब कैपिटल कैसे लगाया, प्लांट की कॉस्ट है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, क्योंकि उसमें उसको पैस्चराइजेशन भी करना पड़ता है, मिल्क को फिल्टरिंग भी करना पड़ता है, उसको मिल्क को प्रिजर्वेशन भी करना पड़ता है, कूलिंग प्लांट भी है, दुनिया भर की प्लांट की कॉस्ट होती है। उसकी कीमत एग्जाम्पल के तौर पर 50 लाख रुपीज है। सप्लाई चेन की कॉस्ट होगी, भाई आपके पास गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, इसके अलावा ऑफिस और एडम भी है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, कोई गार्ड वार्ड लगाना पड़ेगा, गेट पे कोई बंदा चेक करेगा। तो ऑफिस और एडम में भी आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करे,
वो हो गया 20 लाख रुपीस। ब्रॉड टर्म्स में आपकी जो कीमत लगी है वो लगी है 1 करोड़ में से कम 90 लाख रुपीस आपका इस इंफ्रास्ट्रक्चर एडम में खर्चा हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा हो गया। अब बात आती है किसमें, अब बात आती है कि आपने आपके ऊपर क्या आपके पास ये 1 करोड़ रुपीस अवेलेबल है। मेरे हिसाब से अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली डेट लेना पड़ेगा, स्पेशली डेट मतलब लोन्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम को आप इनिशियली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपने क्या सोचा कि भाई इसमें कम से कम 20 लाख रुपए मेरे पास हैं, कुछ पैसा मैं फंड करा लेता हूं। आपने उसमें ले लिया डेट 80 लाख रुपीस का। अब 80 लाख पे आपको मालूम होना चाहिए ब्रॉडली आजकल जो इंटरेस्ट पड़ता है वो काफ़ी हैवी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और उन सबको मिला लेंगे, सभी एसेट्स का डेप्रिसिएशन वगैरह मिला लेंगे तो उसमें करीब 24 लाख का डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट सब कुछ मिला करके अराउंड 24 लाख रुपीस का हर साल का आपका खर्चा आएगा। लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है, दूध के बिजनेस में कितनी, बहुत कम मार्जिन होता है। दूध के मार्जिन, दूध के बिजनेस में कितना मार्जिन होगा, बहुत ज़्यादा, मैं तो 5-7% ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं 20% ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। वरना जो दूध का बिजनेस करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना मार्जिन होता है, मिल्क के बिजनेस में कितना मार्जिन होता है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जो कोई भी करता हो। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा स्टडी है, मेरे हिसाब से 5% से ज़्यादा का बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, जिसमें भी मिल्क प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। तो उसमें भी अगर मैं मान के चलता हूँ 20% का, सपोज लो आप किस प्रकार से आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके 20% का प्रॉफिट लिया, तो 1 करोड़ में आपको 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन घटा करके आपका जो नुकसान हो रहा है, हर साल का खर्चा निकल रहा है, वो है 24 लाख रुपीज। तो आपका कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ, 4%, वो भी माइनस में। मतलब आप एक लॉस मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। वहीं पर आ जाते हैं उस तरह की कंपनी सॉफ्टवेयर बिजनेस, जिसमें कि जो कि एसेट लाइट मॉडल है, प्लांट की कॉस्ट है कम। प्लांट की कॉस्ट कम क्या है, मतलब प्लांट की कॉस्ट ऑलमोस्ट है ही नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का तो आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है। आप कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं, कहीं पर भी लैपटॉप लेकर के काम शुरू कर सकते हैं। तो आपको कोई प्लांट तो लगाना ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई सप्लाई चेन की कॉस्ट नहीं। एक जगह से इंटरनेट होना चाहिए, 4G जियो चल रहा है, उसमें आपको कोई सप्लाई चेन की टेंशन ही नहीं है कि आपको कोल्ड चेन मेंटेन करनी है, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास रेफ्रिजरेशन होना चाहिए, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ऑफिस और एडम की बहुत ही लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स है। क्यों? क्योंकि आप कहीं पर भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। लेकिन दूध का बिजनेस क्या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं? यू कैन नॉट। तो फिर आपका इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इसमें अगर 25 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट से आपको छोटे एसेट्स में काम चलाना है, तो आपकी डेट नील है, ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि 20-25 लाख रुपीस आप अरेंज कर सकते हो। और प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट मैं इसमें मिनिमम मान के चल रहा हूँ, इसमें मैं 20% मान के चल रहा था, इसमें मैं मिनिमल मान के चल रहा हूँ कि भाई चलो इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20% भी मान के चलता हूँ। वैसे सॉफ्टवेयर के बिजनेस में उससे भी ज़्यादा मार्जिन होता है। कितना होता है? जो लोग सॉफ्टवेयर में इस इंडस्ट्री में काम करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा कि कितनी परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी है। अदरवाइज जनरली 20-25% तो हम लोग TCS की भी देखते हैं कि 20 के ऊपर ही रहती है, हायर डबल डिजिट में ही रहती है। तो 20% का प्रॉफिट मैं इसमें भी अगर लेके चलता हूँ तो 25 लैक्स का 20% हो गया 5 लाख। लेकिन आपके ऊपर कोई डेट नहीं था। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया 5% इन पॉजिटिव। अब बताओ ये ROI बढ़िया है कि -4% की ROI, जिसमें कि एसेट हैवी बिजनेस है, वो पसंद है आपको? अब बताओ आप किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे? कैपिटल रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टेड। इन्वेस्ट किया इतना ज़्यादा, मिलता क्या है? ना के बराबर, क्योंकि सब कुछ तो चला जाता है बिकॉज ऑफ डेट, बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। वहीं पर सॉफ्टवेयर बिजनेस में लगा ही कम है, इन्वेस्टमेंट ही कम है, और रिसीवेबल जितना भी आ रहा है वो सारा का सारा शुद्ध मुनाफा है। तो हाई ROI वाले बिजनेस, हाई ROI वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो आपको समझ में आ गया है कि किस प्रकार की कंपनीज में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, किस तरह की कंपनी को चुनना है, नंबर 1। नंबर 2, आपका क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या सर हम इसको म्यूचुअल फंड में भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी कई तरीके के होते हैं, जिसमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कई होते हैं IT फंड। अब आपको पता है कि क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? आप बताओ, अगर आपको चॉइस मिले इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, IT फंड एंड से फॉर एग्जाम्पल कुछ और XYZ फंड, तो आप वो चीज चूज करोगे जिसमें मिनिमम एसेट हो। अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिटर्न ऑन एसेट का कॉन्सेप्ट
क्या है? सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिटर्न ऑन एसेट इज क्या? रिटर्न ऑन एसेट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि इट मेजर्स हाउ गेनफुली कंपनी इज यूटिलाइजिंग इट्स एसेट्स। मतलब कंपनी कितने अच्छे तरीके से जो उसके एसेट्स अवेलेबल हैं, जो उसके पास छोटे या बड़े या ज़्यादा या कम, ऐसा नहीं है जिसके पास ज़्यादा एसेट्स हैं तो वो कंपनी बेकार है। एल&टी जैसी दिग्गज कंपनी अपने एसेट्स को गेनफुली एम्प्लॉय करती है, तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा एसेट हैं वो भी अच्छी चीज़ है, इट्स गुड टू हैव लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स, बट कितनी अच्छी गेनफुली कंपनी उसको एम्प्लॉय कर रही है, यूटिलाइज कर रही है फॉर जनरेशन ऑफ प्रॉफिट्स, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। उसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सी एक हम लोग ले लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको मालूम है 3 पार्ट होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज। आपको मालूम है एसेट्स भी 2 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। एसेट क्या होते हैं? जहां से पैसा आना है, जहां से पैसा आना है। 2 तरह के एसेट्स हैं। करंट एसेट मतलब वो एसेट जिनमें 1 साल के अंदर अंदर पैसा आना है, जिसमें कि भैया दिनों खाते में 1 साल के अंदर अंदर पैसा क्लियर हो जाएगा, उसे कहते हैं करंट एसेट्स। और वो एसेट जिनमें कि 1 साल के बाद में पैसा आएगा, रिकवरी आएगी, उसको कहते हैं नॉन करंट एसेट। तो अगर आपकी कंपनी के एसेट सपोज 200 लाख के हैं, मतलब 2 करोड़ रुपए के हैं, और उसकी लायबिलिटीज 100 लाख की है। लायबिलिटी मैंने आपको बता रखा है भाई, अगर आप लोग ने पुरानी वीडियोस नहीं देखे फंडामेंटल एनालिसिस के तो जाकर के देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इवन अ सिंगल वीडियो। तो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी वो होती है जिसमें कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पैसा देना है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है जिसको कि आपको 1 साल के बाद में देना है। तो ये हो गया नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। और शेयर होल्डर इक्विटी तो आपको मालूम ही है, जितना कि पैसा शेयर होल्डर्स ने लगा रखा है, शेयर कैपिटल प्लस जो आपका कैश रिजर्व बना है सालों में, और आपके प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का जो पैसा है, इसे बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो ये हो गया 2 करोड़ रुपए। इसमें 1 करोड़ रुपए लायबिलिटी है, दैट इज डेट है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और 1 करोड़ रुपए आपका शेयर होल्डर इक्विटी है। अब किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल उसको हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल उस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है 1 करोड़ रुपए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 55 लाख रुपए है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाकी एक्सपेंसेस हो गए 5 लाख रुपए, उसकी जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 40 लाख रुपीज। 40 लाख रुपए में से उसमें क्या क्या देना पड़ता है? आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट देना होता है जो कि आपने लोन ले रखा है, उसके बाद आपको डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन देना ही होता है, सरकार को टैक्स देना होता है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है शेयर होल्डर का डिविडेंड, वो आपको देना होता है। तो बेसिकली हम इसमें लेकर के चल रहे हैं, आपने प्रॉफिट दिया, इंटरेस्ट भरा, तो आपने जब ये दोनों काम कर लिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए आ गया। इंटरेस्ट आपको मालूम है देना ही देना है, और उसके बाद टैक्स आपको देना ही देना है। तो टैक्स मान के चलता हूँ, जैसे जनरली तो वैसे 30% से कम होता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 30% का टैक्स देना पड़ रहा है, 30% का टैक्स देना पड़ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपीज का टैक्स आ गया। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 21 लाख रुपीज। तो आपको सिंपल बैलेंस शीट समझ में आ गई है। अब बात करते हैं इसमें आरओई। आरओई का मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है। आरओई का फुल फॉर्म होता है पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। इक्विटी क्यों? आपको मालूम होना चाहिए कि आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है? आपने सारे खर्चे निकाल दिए। सारे खर्चे मतलब आपने इसमें इंटरेस्ट निकाल दिया है, आपने इससे जो आफ्टर आफ्टर टैक्स ले रहे हैं तो आपने इसमें टैक्स भी निकाल दिया, तो इसमें सारा का सारा लायबिलिटी हट चुका है, सिर्फ इक्विटी बचा है। इसको मेरा पुराना वीडियो आरओई का आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आरओसी में क्या होता है? आरओसी में डेट का लेवल इंक्लूड कर देते हैं, इसलिए आरओसी इज मोर पावरफुल देन आरओई। और मैंने आपको बता रखा है आरओई और आरओसी 20% अगर ऊपर हैं, जनरली 10% से ऊपर अच्छे माने जाते हैं, अगर 20% है तो और भी अच्छा है। वहीं पर रिटर्न ऑन एसेट मिनिमम 5% तो होना ही चाहिए। 5% से किसी भी कंपनी का आरओए कम है, 5% से नीचे, तो उस कंपनी का आरओए खराब माना जाएगा। इस कंपनी का आरओए कितना है आपको मालूम होना चाहिए। आरओए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरओए का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन एसेट, और रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है अपने लगाए हुए एसेट्स पे। तो टोटल प्रॉफिट कितना निकल करके आ रहा है? 40 लाख रुपए। ठीक है, टोटल एसेट कितने थे? मैंने बताया था 200 लाख रुपए के एसेट थे। 200 लाख रुपए के एसेट पे अगर वो कंपनी
40 लाख रुपीस जनरेट कर पा रही है, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारे हटा करके, मतलब सारे इंक्लूड कर दो आप, बाकी सारे जो खर्चे हैं उसको जोड़ कर भी अगर 40 लाख वो जनरेट कर पा रही है तो रिटर्न ऑन एसेट उसका हो गया 20%। मैंने कितना बताया, 5% है तो बेहतर है, उसके ऊपर है तो और प्लस है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि कितना आरओए बेहतर होता है और उस किस तरह की कंपनी में हम इन्वेस्ट करें जिसमें कि हमें पता चले कि इसका आरओए इंप्रूव होगा। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, बेटर बिजनेस मॉडल। उस कंपनी, भाई देखो आरओए का फुल फॉर्म क्या है, आरओए का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट्स। मतलब आरओए कब इंप्रूव होगा, जब प्रॉफिट बढ़े और एसेट कम हो, है कि नहीं? आप बताओ, एसेट कम होंगे तो भी आरओए बढ़ जाएगा, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाए तो भी आपका आरओए बढ़ जाएगा। तो ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं जिनमें की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ सकता है? तो वो कंपनीज जिनमें की प्राइसिंग का मॉडल कंट्रोल किया जा सकता है खुद के द्वारा। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी, अगर आज पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपीज का है, कल वो 6 रुपीज हो जाएगा तो क्या आप बिस्किट खाना बंद कर दोगे? आप बताओ। आज टूथपेस्ट पेप्सोडेंट का सपोज 22 रुपए का, मेरे को तो याद भी नहीं है कितने का है, भगवान जाने। तो मैं तो सिर्फ यूज कर लेता हूँ, याद भी नहीं है। नेवरदलेस सपोज एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, ज़्यादा ही का होगा, 60-70 का होगा। तो अगर सपोज 60 रुपीज़ का है तो कल उसने 70 भी कर दिया तो भी आप क्या भी यूज़ करना बंद कर दोगे? नहीं कर सकते। सो प्राइसिंग मॉडल उनके पास में है, प्राइसिंग कंट्रोल्ड है, आपको करना ही पड़ेगा, यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज। वॉल्यूम कैसे? आप एफएमसीजी तो ठीक है, इस मामले में तो ठीक है, लेकिन क्या आप 2 पेप्सोडेंट करने लगोगे क्या कल से? अगर भाई, अगर आप कंपनी चाहे कि मैं अपने वॉल्यूम बढ़ा दूं, तो एफएमसीजी वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकती। क्यों? आप दिन में एक ही बार पेप्सोडेंट का ब्रश कर सकते हो, मॉर्निंग में ज़्यादा ज़्यादा 2 बार कर लोगे, सुबह और शाम कर लोगे। दिन में 5 बार थोड़ी नहीं करने लोगे। बिस्किट आप कितना खाते हो? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाते हो कि दिन में 5 बार ब्रेकफास्ट थोड़ा बिस्किट थोड़ा खाने लोगे। लेकिन वॉल्यूम किसमें बढ़ सकती है? डिजिटल मीडिया। कैसे? ऐप बन रहे हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स बन रही हैं, ऐप्स में अपने नए फीचर लगाए जा रहे हैं, तो इस काम की वॉल्यूम्स बढ़ाई जा सकती हैं। उसमें नए नए इनोवेशंस करके उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इस बिजनेस की वॉल्यूम का। तो डिजिटल मीडिया वो बिजनेस है जिसका कि प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, कॉस्ट कटिंग करी जा सकती है। क्या आप बिस्किट में क्या चीनी कम कर सकते हैं? चीनी कम नहीं कर सकते। क्या उसमें जो आपको जो भी उसमें कंपोनेंट पड़ते हैं बेकिंग में, आई डोंट नो, बेकिंग पाउडर वगैरह, क्या वो कम कर सकते हैं? यू कैन नॉट। ठीक है। तो उसी प्रकार से ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, क्या वो अपनी प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकती हैं? उनकी प्राइसिंग तो वैसे ही हाथ में नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। सो क्या उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप पेट्रोल की क्वांटिटी, वॉल्यूम, फ्लो बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, आपके हाथ में ही नहीं। तो अब आपको समझना है कि मुझे कौन सी कंपनी से, मैंने एग्जांपल के तौर पर बता दिया, जिनमें कि ये तीनों चीजें मॉड्यूलेट की जा सकती हैं। तो ये वो बिजनेस हैं, वो ये वो दमदार बिजनेस होते हैं जिनमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात आती है एसेट की। एसेट में कैसे कम कर सकते हैं? वो बिजनेस जिनमें कि एसेट कम होता है और हाई टर्नओवर होता है। हाई टर्नओवर वाले बिजनेस कौन से हैं? एफएमसीजी। एफएमसीजी में आज बिस्किट बना, कल निकल गया, परसों कंज्यूम हो गया, क्योंकि फास्ट मूविंग है ना, फास्ट मूविंग है, हाई टर्नओवर है, एसेट जल्दी जल्दी रोटेट हो रहा है, तो उनका एसेट कम होता चला जाता है, कंज्यूम होता चला जाता है, क्योंकि उससे पैसा आना है ना, एसेट से पैसा आना है। तो हाई टर्नओवर वाले बिजनेस हमें चाहिए जो कि हमारे पोर्टफोलियो में हो। वो एसेट जो कि लीज पे काम कर रहे हो, उनकी खुद की कोई बड़ी फैक्ट्री ना हो, खुद का बहुत बड़ा प्लांट ना हो, लीज पे काम करके पैसा कमा रहे हो, उस तरह के हमें बिजनेस चाहिए। डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट जो कंपनी डाइवेस्टमेंट कर रही हो, फॉर एग्जांपल ये कौन सी है? रिलायंस। रिलायंस क्या कर रही है? डाइवेस्टमेंट कर रही है। तो रिलायंस जैसी कंपनीज जो सॉफ्टवेयर में भी हैं, मतलब बेसिकली ये सॉफ्टवेयर तो एग्जांपल दिया मैंने, रिलायंस में आप देखिए हाई टर्नओवर प्लस लीज भी कर रहे हैं, डाइवेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और इसमें डिजिटल मीडिया में भी आ गए, इसीलिए वो स्टॉक ऊपर भाग रहा है। अब आपको समझ में आया कि रिलायंस के ऊपर भाग रहा है। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो भी उनके पास कैपेसिटी अवेलेबल है उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब उनके अंदर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हो। फॉर एग्जांपल कोल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है पिछले 3-4 दिनों से, क्या काम हो रहा है? कोई काम हो रहा है? प्लांट खाली पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई यूज नहीं हो रहा है, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जीरो हो रखी है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा बेटर बिजनेस मॉडल हमको लेना होता है जिनका आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, बेहतर हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एसेट लाइट, बेटर प्राइसिंग पावर वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है। किस प्रकार से स्टॉक्स के आरओए को पता कर सकते हैं उसको देख लेते हैं।
दोस्तों बहुत सारी प्रो टिप्स पता चलने वाली हैं, वीडियो के साथ बने रहें। मैं बात कर रहा हूँ दो सेक्टर, उसी सेक्टर की दो स्टॉक्स के बारे में, एमजीएल और आईजीएल में। अब एमजीएल आईजीएल में जाने के लिए आपको उनका प्रॉफिट तो देखना है ही, उसको ऑफ कोर्स देखना ही होता है। बाकी सारे प्रॉफिट वाले जो रेशियोज होते हैं, दैट इज पी वगैरह, तो देखना ही होता है। हम लोग बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन एसेट्स की। तो आपको जाना है स्ट्रेट अवे इसके फाइनेंशियल रेशियोज में। फाइनेंशियल रेशियो में जाएंगे आप, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो आपको कॉलम दिखाई पड़ रहा है, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें नीचे जाएंगे रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको बोलते हैं आरओई, वो भी आ जाएगा, आरओसी भी आ जाएगा। आरओई 20 के ऊपर है, बेहतर है, वेरी नाइस, और पिछले साल से इंप्रूव भी हुआ है। आरओसी भी बढ़िया है और पिछले साल से इंप्रूव भी हुआ है, नहीं इनफैक्ट थोड़ा सा फ्लैट ही रहा है। लेकिन आरओए के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन एसेट के बारे में, तो वो इंप्रूव हुआ है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 है, विच इज वेरी नाइस, और पिछले साल से इंप्रूव भी हुआ है। अब हम लोग बात करें, ये ऑलमोस्ट 19.22 है, ऑलमोस्ट क्लोज टू हगिंग टू 20, है ना। अब बात करते हैं आईजीएल की, आईजीएल का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं आईजीएल के ऊपर, और आईजीएल के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग रिटर्न ऑन एसेट चेक करेंगे, तो बाकी आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं, बेहतर है, 20 के ऊपर है, पिछले साल से इंप्रूव भी हुआ है। आरओसी भी बेहतर है, बट पिछले साल से थोड़ा सा कम हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट ऑल्दो पिछले साल से इंप्रूव हुआ है, लेकिन एमजीएल से कम है। बात समझ में आ रही है? तो एमजीएल से कम है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एमजीएल और आईजीएल में कौन से स्टॉक में आपको बेहतर रिटर्न मिल पाएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स एसेट्स, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों आपको मालूम है, वो कोई भी चीज़ आप सीख नहीं पाएंगे जिसमें कि आप होमवर्क नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और डिस्कस करें कि क्या ये कॉन्सेप्ट उनको आता है कि नहीं आता, और उसको डिस्कस करें, इसको क्वेश्चन करें, नंबर 1। नंबर 2, अपने जो फेवरेट आपका जो स्टॉक है उसका आरओए चेक करें। उसी सेक्टर के दो स्टॉक्स आप कंपेयर कर सकते हैं, इन्फोसिस टीसीएस कर सकते हैं, किसका आरओए बेटर है। आप चाहें तो, मैंने आपको बताया ना, किसी भी डेयरी कंपनी ने आज तक प्रॉफिट बना के नहीं दिया, उसका कारण मैंने आपको समझाने की एक छोटी सी कोशिश करी है। कामयाब है कि नहीं कामयाब है, कि समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। वीडियो को अभी तक लाइक करना भूल गए होगे, आई एम श्योर, स्मैश करो लाइक बटन, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्मैश करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यस आई शुड कीप पोस्टिंग सच काइंड ऑफ कमेंट्स। तो वीडियो को लाइक करें और स्मैश करें लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके डालें ऐसे कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनका आरओए बेटर है, और इट विल बी अ गुड फोरम टू डिस्कस दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई वांट यू टू शेयर दिस नॉलेज। मैंने तो शेयर कर दिया 4 लाख लोगों के साथ, आप कम से कम 3-4 लोगों के साथ उसको शेयर करें, एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।